नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में हम आज बात कर रहे हैं राजकोषीय घाटे की। तो पहाड़ सा बोझ, हम उत्तराखंड के पहाड़ों की बात कर रहे हैं और पहाड़ पर जो बोझ है वो आर्थिक बोझ, वो पहाड़ जैसा है। उत्तराखंड की कमान संभालने के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार पर बढ़ने वाले आर्थिक बोझ कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके बावजूद प्रदेश का पहले से हालात जो है और भी बेकाबू हो रहे हैं। हालातों पर काबू कर पाना अब मुश्किल साबित हो रहा है। इसलिए साल दर साल जो राज्य का राजस्व घाटा अनुदान जो है वो वित्तीय वर्ष 2026-27 में शून्य हो जाएगा, जबकि 21-22 में ये 7,772 करोड़ और 2024-25 में घटकर 4,916 हो चुका है। अनुदान की राशि जैसे जैसे कम हो रही है, सरकार पर इसकी भरपाई करने का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए इसे मुख्यमंत्री की सजगता कहा जा सकता है कि सरकार राजस्व जुटाने वाले प्रभावशाली विभागों पर अपना दबाव बढ़ा रही है। निश्चित ही राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करने के लिए राजकोष का भरा होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने पिछली समीक्षा बैठक में वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्राप्तियों की रिपोर्ट के मद्देनजर लचर प्रगति वाले विभागों के पेश कसे हैं, क्योंकि बीती 15 अक्टूबर तक लक्ष्य के सापेक्ष 45% ही राजस्व वसूली की जा सकी है। इसे अफसरशाही की लापरवाही ही ठहराना उचित होगा कि वित्तीय वर्ष का आधे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राजस्व वसूली में अपेक्षित सुधार नहीं किया जा सका है। जीएसटी, खनन, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के अलावा अन्य सभी विभागों को अभियान चलाकर राजस्व वृद्धि के प्रयास करने होंगे। मंत्रिमंडलीय सहयोगियों सहित शीर्ष अफसरों को प्रदेश की खुशहाली के लिए अतिरिक्त प्रयास किया जाना अब जरूरी हो गया है। राजस्व घाटा कम करने के लिए सरकार खर्चों पर कटौती करने का सिलसिला शुरू कर चुकी है। इसके लिए सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को खर्चों में कमी करने की सख्त हिदायत पहले ही जारी कर दी है। मुख्यमंत्री के साथ साथ कई विभागों के मंत्री भी इस मसले पर अपने कप्तान के कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर रहे हैं। इस तरह आने वाले समय में सरकार के मितव्यता वाले प्रयास जमीनी हकीकत बनना शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि मितव्यता से किसी भी हालात में वित्तीय और संसाधनों में वृद्धि दिखाई देनी चाहिए और साथ ही आय के नए स्रोत बनाने पर भी सरकार का फोकस है। इसी वित्तीय वर्ष में लागू की जाने वाली नई युवा नीति इस संबंध में मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि समाज की क्रय शक्ति में वृद्धि कर कोई भी राज्य लाभान्वित हो सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि युवाओं को स्वावलंबी बनाकर जीएसटी आय वृद्धि का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उद्यमियों पर कुछ आर्थिक बोझ देने को गलत नहीं ठहराया जा सकता। वनों और वनिकी को आय वृद्धि का माध्यम बनाया जाना चाहिए। वैसे भी पहाड़ों और वन क्षेत्र वाले इस राज्य की अर्थव्यवस्था पर्यटन आधारित रही है और इसे आगे अधिक संभावनापूर्ण बनाया जाना चाहिए। राज्य गठन के साथ दिए गए पैकेज का सही उपयोग न होने के आधार पर केंद्र सरकार से उत्तराखंड को आर्थिक सहयोग का कोई पैकेज निश्चित तौर पर प्रदेश को आर्थिक समस्याओं से उबारने वाला साबित होगा। केंद्र सरकार खासकर प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर देते रहते हैं, इसलिए उपयुक्त होगा कि पर्यटन की संभावनाओं वाले नए क्षेत्रों को केंद्र विकसित करने की पहल करे। तो देवभूमि के दंगल में आज हम खास विषय और महत्वपूर्ण विषय उत्तराखंड से जुड़े इस अहम विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजस्व घाटा जो है वो उत्तराखंड का लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। अगर वित्तीय वसूली की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष आधे से अधिक गुजर चुका है, लेकिन राजस्व वसूली की अगर बात की जाए तो महज 45% ही राजस्व वसूली हो सकी है। इस पर हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। राजेश्वर पैन्यूली जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, शांति प्रसाद जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं रतन मणि डोभाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी विशिष्ट जनों का आभार और शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया। सबसे पहले राजेश्वर जी के पास ही आते हैं। सत्ता पक्ष
को रिप्रेजेंट करते हैं राजेश्वर जी। सरकार के सामने राजेश्वर जी लगातार आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। राजस्व अगर वसूली की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष लगभग आधे से ज़्यादा गुजर चुका है और वसूली की अगर बात की जाए तो 45% तक भी अभी वसूली नहीं पहुंच पाई है। क्या लगता है आपको, इस तरीके से अगर चलेगा तो कैसे आर्थिक स्थितियां प्रदेश की ठीक रहेंगी, जबकि मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं कि प्रदेश का जो आर्थिक तंत्र है वो मजबूत रहे, किसी तरीके का जो अतिरिक्त जो बोझ है वो ना पड़े और आम जन की जो क्रय शक्ति है, उत्तराखंड का जो आर्थिक जो समन्वय है वो बना रहे। सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, क्या करेंगे आप राजेश्वर जी? अनम्यूट कर लीजिए राजेश्वर जी आप। अब आ रही है आवाज जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं भैया दूज के, और सभी आपके जो भी चैनल में जितने भी लोग देख रहे हैं पूरे प्रदेशवासी सबको शुभकामनाएं, बधाई भैया दूज की। देखिए, राजस्व का दबाव बढ़े इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हम मेहनत से काम करें, अधिक से अधिक रेवेन्यू बढ़ाएं। आपने देखा ही होगा, अभी भी थोड़े दिन पहले भी न्यूज में आया ही था स्टैटिकल डाटा में कि 1.3 टाइम्स जो है ग्रॉस जीडीपी जो है उत्तराखंड का बढ़ गया था। ये बात ठीक है, स्टैटिकल डाटा की अगर हम बात करें तो ठीक है आपकी बात बिल्कुल कि 45% जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट था उस पर हम लगभग 45% पे और लगभग 6 महीने से ज़्यादा गुजर चुके हैं। तो टाइम कम है, तो उसके दो ही तरीके होते हैं किसी भी घाटे को पूरा करने का। एक तरीका तो ये है कि आप रेवेन्यू बढ़ाएं और दूसरा साथ साथ एक तरीका ये है कि आप अपने खर्चों में कटौती करें। माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार दोनों उस पर लिया कि हम खर्चे में कटौती का भी साथ साथ देखना शुरू करें कि खर्चे में कटौती कैसे की जा सकती है, और उन चीज़ों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है कि जो हम टारगेट हमने करा था उसकी जो बैकवर्ड कैलकुलेशन है, बैकवर्ड कैलकुलेशन में कहाँ कहाँ पे कमियां रह गई हैं, उनको कैसे, उन लूप होल्स को कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे अगले 6 महीने के अंदर या अगले 4-5 महीने, 6 महीने मैंने गलत बोल दिया, 4.5-5 महीने के अंदर कैसे उसको पूरा कर सकता है। और मुझे बड़ी उम्मीद है जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री लगातार देख रहे हैं, एक एक चीज़ों पर निगाह रख रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल साथ खड़ा है और ब्यूरोक्रेसी भी साथ में खड़ी है उन सारे लूप होल्स को बंद करने के लिए जहाँ से रेवेन्यू लीकेज हो गई होगी, जहाँ से रेवेन्यू का ठीक से समझ में नहीं आया कि किस कारण से गलतियाँ हो गई हैं या किस कारण से उसमें एस्टिमेशन में कोई प्रॉब्लम रही है, तो एस्टिमेशन को कैसे ठीक किया जाए। तो उसके दोनों जो पहलू हैं, एक आय बढ़ाने का और दूसरा खर्चा कम करने का, जिससे राजस्व का घाटा कम किया जा सके, उस पर पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ है और ये हमें दिखाई भी दे रहा है और समझ में भी आ रहा है कि कैसे मुख्यमंत्री जी ने बैठकें की, कमेटियों की ली, सबके कागज कॉल किए, सबके बैकवर्ड कैलकुलेशन देखी और सबको इंडिविजुअली इंस्ट्रक्शन भी गई है कि कैसे कैसे उसको कम करना चाहिए, वो लीकेज के एरिया क्या क्या है, उन लीकेज को कैसे लूपहोल को बंद करके। राजेश्वर जी, जो आपके जो वित्त के प्रमुख विभाग है, जीएसटी है, खनन है और जो ऐसे तमाम विभाग हैं, उनसे जो अपेक्षाकृत वसूली नहीं हो पा रही या लाल फीताशाही, आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? कहाँ ये लूज फाल कहाँ हो जा रहा है? देखिए, जीएसटी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, जीएसटी में जो कलेक्शंस होती है उसमें लाल फीताशाही की कोई वो नहीं है। आज की डेट में सब कुछ बैक टू बैक कैलकुलेशन है, बैक टू बैक है, सब ऑनलाइन है, सब में है। तो आप कहें, आप जीएसटी की कैलकुलेशन की बात करें, स्टेट जीएसटी कैलकुलेशन की बात करें, तो जो एस्टिमेट किया जाता है कई बार उसके हिसाब से सेल नहीं पाती। उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आप वैसे देखिए तो 3-4 महीने तक लगातार बारिश और दूसरे कारणों से कहीं ना कहीं से जो व्यापार और दूसरे जो थे अफेक्टेड रहे, उन अफेक्टेड का भी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। और खामियाजा कहाँ आता है? रिजल्ट में आता है कि जीएसटी को आपकी सेल जो थोड़ी सी कम होती है, तो सेल का कम जो कंपेरिजन होता है उसे जो एस्टिमेट मान लीजिए हमने 100 रुपये का एस्टिमेट किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ द जो प्राकृतिक आपदा और दूसरे कारणों से जो उतनी सेल नहीं पाए, तो उसके हिसाब से उतना जीएसटी भी आपका कम हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि वो सेल और सारी चीज़ें अगले 2-3-4 महीने में कवर हो जाएंगी और जीएसटी का जो टारगेट है, स्टेट जीएसटी का जितना भी टारगेट है, वो पूरा का पूरा कंप्लीट में आ जाएंगे। बात स्टेट जीएसटी की बात नहीं करें, हम आबकारी की बात भी करें, सबकी बात करें, सब में कहीं ना कहीं जाकर के हम कवर अप कर लेंगे, इसमें मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि अब दिखाई देता है कि आप जिस ढंग से फास्ट, क्योंकि हम देखिए उत्तराखंड जो देश का सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है, उत्तराखंड जो 2005 में लगभग कहते हैं बहुत ही कम पे था, उससे 13 टाइम्स बढ़ करके जो पहुंच गया है, रेवेन्यू उसके पहुंच गए
लगभग इस टाइम 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गए ग्रॉस जीडीपी की बात करें तो अगर आप इनकी सबकी बात करें तो काफ़ी चीज़ें हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो और उसका रिफ्लेक्शन जल्दी से जल्दी आपको कलेक्शन में भी दिखाई देगा और साथ साथ उसमें खर्चों की कमी में भी दिखाई देगा इफेक्टिवली। चलिए राजेश्वर जी, आपकी बात आ गई, शांति प्रसाद जी के पास चलते हैं। शांति प्रसाद जी, प्रदेश का राजकोष की घाटा लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के मुखिया जो है वो लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों को लगातार निर्देश दे रहे हैं, उसके बाद जो प्रमुख विभाग है स्टेट के उनसे वो वसूली नहीं कर पा रहे हैं। वित्तीय वर्ष जो है आधे से अधिक गुजर चुका है, अभी तक 40 से 45% जो वसूली थी वो नहीं हो पाई है। और इस स्थिति में कैसे प्रदेश का जो रेवेन्यू है वो कैसे बेहतर तरीके से चल पाएगा? आर्थिक जो स्थिति है प्रदेश की कैसे सुदृढ़ रह पाएगी? मानस जी, आपकी इस बहुत शानदार चर्चा में जी उपस्थित सभी साथियों का मैं अभिवादन कर रहा हूं। उन्हें आज भैया दूज की बधाई भी दे रहा हूं और आपके दर्शकों को भी बधाई दे रहा हूं। सरकार के लिए, उत्तराखंड की विशेषकर सरकार के लिए आज सिर्फ एक स्लोगन, एक मुहावरा बसता है, का वर्षा जब कृषि सुखानी। इस सरकार का लगभग 3 साल का कालखंड निकलने को हो रहा है और ये सरकार अभी तक राजस्व की वसूली में उलझी हुई है, उसको पूर्ण रूप से वसूल भी नहीं कर पा रही है। तो व्यय की बात तो बाद में आती है, पहले आपकी आय तो दिखे, आय तो 45% है और व्यय आप 100% कर रहे हैं। तो ये सरकार के कामकाज, ये जो तरीका है ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार कैसे चल रही है। और आपने पिछले दिनों देखा भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी कई मोर्चों पर अकेले दिखाई दिए हैं, चाहे वो आपदा का मोर्चा हो या अन्य मोर्चे हो, मुख्यमंत्री जी अकेले दिखाई दिए, इनके मंत्री कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। और एक मंत्री पर तो आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, मतलब मंत्री मालो माल हो रहे हैं और जनता पे लगभग 1 लाख करोड़ का कर्ज है, आप देख लीजिए। और उस कर्ज की भरपाई के लिए भी 3.5 करोड़ कर्ज बाजार से उठाना पड़ा है। ये सरकार की स्थिति है। सवाल सरकार की संवेदनशीलता का है, बेरोजगारों का है, प्रदेश में बढ़ते कर्ज के बोझ का है। ये सरकार पर हर तरह का दबाव है। तो मुझे लग रही है सरकार लुंज-मुंज हो गई है। सरकार को पता नहीं लग रहा कि हम स्टेट को कैसे रन करें। अनेकों तरह के सवाल है, कोई नया कारखाना ये सरकार, उद्योग धंधे नहीं ला पाए, उल्टे बहुत सारे केंद्र ने दबाव डालकर इन पर, जो हमारे हरिद्वार और इन सब जगह के जो उद्योग धंधे थे वो एक किस्म से बंद करने की कार्रवाई कर दी है। तो सरकार चारों ओर से घिरी हुई है। और सरकार, और इस बीच जब आप गैरसैंण में बजट सत्र हुआ था, आपने देखा तब सरकार ने विधायकों के भत्ते और वो तनख्वाही बढ़ा दी। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम कमियां कर रहे हैं, कटौतियां कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने ही तनख्वाह बढ़ाते जा रहे हैं। ये समझ में नहीं आती है बात, जनता को भी समझ में नहीं आ रही। शांति प्रसाद जी, सरकार चल रही है। शांति प्रसाद जी, सरकार तो लाखों करोड़ के निवेश की बात कर रही है कि इस लाखों करोड़ का निवेश आ रहा है धरातल पर, लेकिन वो निवेश कहां जा रहा है, धरातल पर कहां दिख रहा है? मानस जी, एक बार सवाल दोहराएंगे, मैं सुन नहीं पाया। शांति प्रसाद जी, मेरा सवाल है कि सरकार तो दावे कर रही है कि लाखों करोड़ का निवेश आ रहा है उत्तराखंड में, लेकिन वो निवेश कहां जा रहा है, कहां पर वो स्थापित हो रहा है, वो निवेश हो कहां रहा है? मानस जी, 2018 और 2023 में जो इन्वेस्टर समिट हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम 70,000 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही तो सवाल हम इनसे पूछ रहे हैं, कहां है वो 70,000 करोड़ के इन्वेस्ट जो आपने 2018 और 2023 में जनता को कहा था? उल्टा आपने राज्य का पैसा उस इन्वेस्ट पर खर्च कर दिया अनावश्यक रूप से, और इन्वेस्ट कुछ आया नहीं। और भी अगर आप स्थितियां देखें राजस्व घाटे की, मदवार अगर मैं कहूं, जीएसटी हो, आबकारी हो या नॉन जीएसटी हो, स्टाम्प हो, रजिस्ट्रेशन हो, खनन हो, जलकर हो, वानिकी हो, वन्य जीव हो, ऊर्जा हो, हर मतलब कहीं भी आपकी 100% आय नहीं है। हर जगह आपने अधिकारियों पर आपका अंकुश रहा नहीं है। और जैसे अभी पैनुली जी कह रहे थे, वो बहुत पैनुली जी यहाँ पर हमारे पैनल में आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं, वो जानते हैं इन सब चीजों को, लेकिन वो चूंकि सत्ता पक्ष से इसलिए दब कर बोल रहे हैं। मेरा तो उनसे निवेदन है, खुलकर बोलिए। जीएसटी जो केंद्र उस पैसे को लेकर कुंडली मारे बैठी है, वो क्यों राज्य को पूरी तरह से देती? 3 तरह की जो जीएसटी हैं उसमें हमारे साथ क्यों कंजूसियां की जाती हैं? तो बहुत सारी बातें हैं जिनमें सरकार बिल्कुल नाकामी की ओर मुझे लगती है। और अब ये सरकार ऐसा लग रही है कि ये आर्थिक बोझ के तले इतनी दब चुकी है, ये उठने वाली नहीं है। और आने वाले समय में आप देखेंगे मानस जी, इसका असर जनता पर विभिन्न टैक्सों के रूप में ये सरकार लेकर आएगी। पहले ही हम महंगाई के बोझ के तले दबे, किस तरह से पूरे देश भर में और हमारे प्रदेश में महंगाई है, चाहे वो पेट्रोल हो, गैस हो, तेल हो
खाद्यान्न सामग्री हो, आलू प्याज हो, हर स्थिति पर आप देखिए ना, सब्जियों के दाम हो, सब तरह तो आग लगी हुई है। लोगों ने अपनी दिवाली किस तरह से दिवाली के रूप में मनाया है, ये पूरी जनता जानती है। और ये सरकार अब फिर, क्योंकि राजस्व घाटे के मामले में जो राजकोषीय घाटा, उसकी भरपाई के लिए फिर ये नए टैक्स लगाएगी, और नए टैक्स लगाएगी तो फिर महंगाई का बोझ बढ़ेगा निश्चित रूप से। पहले ही जनता महंगाई का बोझ तले दबी हुई है, अभी दिवाली निपटी है, दिवाली के ठीक एक दिन बाद इन्होंने जो एलपीजी सिलेंडर है जो व्यावसायिक वाला है, उसके रेट बढ़ा दिए हैं। तो ये तो लगातार महंगाई करती जा रही, चाहे केंद्र की सरकार हो, यहाँ की हो। 10 साल मोदी सरकार ने क्या किया? इनका चलिए जो चलिए नारा था, चलिए शांति प्रसाद जी, आपके पास आते हैं। पीसी थपलियाल जी को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। पीसी थपलियाल जी यूकेडी के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तराखंड को बहुत ही नजदीक से, बहुत ही बारीकी उत्तराखंड को वो समझते हैं और समय समय पर हमारे साथ वो जुड़ते हैं और ज्ञानवर्धन भी करते हैं। पीसी थपलियाल जी, सरकार के ऊपर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, राजस्व घाटा सरकार का बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई विभागों, जो प्रमुख विभाग हैं, वहां से वसूली नहीं हो पा रही है। आधे से अधिक समय सरकार का गुजर चुका है वित्तीय वर्ष का, लेकिन अभी तक वसूली जो है 40-45% ही हो पाई है। लोगों में क्रय शक्ति लोगों की घटती जा रही है। युवाओं को रोजगार जो युवाओं का है वो प्रमुख मुद्दा है, पलायन वहां से युवा कर रहे हैं। कैसे सरकार किस तरीके का प्रयास कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लगातार सरकार के द्वारा भी दावा किया जाता है और पार्टी भी तमाम दावे करती है। कैसे प्रयास हो रहे हैं कि उत्तराखंड ये आर्थिक तमाम समस्याओं में गिरता जा रहा है? उत्तराखंड अब एक राज्य के रूप में नहीं जी, एक स्टिफनी के रूप में काम कर रहा है। केंद्र सरकार की स्टिफनी है और इसको ऑक्सीजन भरपाई सब कुछ केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। अगर कोई विपक्ष की सरकार यहाँ पे आ गई तो वो इसको हफ्ता 10 दिन भी राज्य को संचालित नहीं कर सकती। अब समस्या ये आती है कि अगर हम ये बोले कि हमारी राज्य सरकार की आर्थिकी की स्थिति खराब होती जा रही है, तो यूं कहिए कि पूरे देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, क्योंकि आज पूरे तौर से जो अर्थव्यवस्था है केंद्र के हाथ में है। उसने जो कलेक्शन के राज्य सरकारें करती थी वो जीएसटी भी अपने अधिकार में ले लिया है। हमारे पास कमाई के लिए केवल 2 चीजें बचती हैं जिस पे अभी तक जीएसटी नहीं लगी है, एक आबकारी और दूसरा डीजल पेट्रोल। ये इनके माध्यम से सरकारें थोड़ा बहुत खींचती हैं, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी इस अभागे राज्य को मिलती है कि किसी भी मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने के लिए केंद्र में एक भारी भरकम थैली देनी पड़ती है, और वो थैली बिना थैली दिए एक हफ्ता भी यहाँ का मुख्यमंत्री कुर्सी में नहीं टिक सकता। ये सच है और सब जो लोग सजग लोग नागरिक हैं इस राज्य के, उस ये बात को भली भांति जानते हैं। ये जो वसूली केंद्र करता है, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी वो वसूली नहीं कर पाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक खांटी नेता बैठा हुआ है, वो केंद्र की नहीं सुनता है। यहाँ पे एक ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं कि उनको बोला जाए कि तुम पूरी यहाँ की आपने देखा नहीं एग्जाम्पल देखिए। मैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हाल में ही लोगों ने देखा कि जॉर्ज एवरेस्ट, जहां पे राज्य सरकार एक पैसा लोन लेकर इन्वेस्ट कर रही है 23 करोड़, और उसके बाद मतलब कितने लोन रेट पे एक दूसरी कंपनी को दी जाती है। ये लोग उत्तराखंड के संसाधनों को एक बाहर के लोगों को जिनको केंद्र इंगित करता जा रहा है उनको देती जा रही है। हमारा उत्तराखंड यूं तो अकूत संपदा का मालिक है। अगर ये राज्य सही ईमानदार लोगों के हाथ में होता, 24 साल में ये उत्तराखंड हिंदुस्तान क्या विश्व का एक चमकता हुआ सितारा शायद स्विट्जरलैंड को पीछे कर देता। जो स्थिति हमारे पास है, जो भौगोलिक परिस्थितियां हमारे पास है, आप ये देखिए कि बाबा रामदेव ने जो कुछ किया है आज दिन तक, जो कमाई करते हुए एक बड़ा व्यापारी बन गया है इस उत्तराखंड के संसाधनों के माध्यम से। वही अगर यहाँ की अभागी सरकार करती तो हम आज बेरोजगारी के लिए नारा लगाते हुए चौराहे पे नहीं खड़े होते। आज जिस तरह से भ्रष्टाचारी नेताओं ने नंगा नाच रखा है, ये मुख्यमंत्री कोई हकदार है कहने के लिए कि साहब यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के युवा स्वरोजगार करें तब इस धन कमा के दे, जबकि पूरी खुली लूट खनन में हो रही है।
आप देखिए खनन के ट्रकों को देखिए कि किस तरह से यहाँ पे अवैध खनन चल रहा है। सब देख रहे हैं, हम देखने के लिए मजबूर हैं। खनन में उत्तराखंड बहुत समृद्ध है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री खोल रखी है शराब की सतपुली के अंदर, और उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति बिजनौर का बैठा हुआ, वो लाता है चुनाव के टाइम पे 6 करोड़ की शराब, किसने नहीं देखा। हम तो तमाशा बन चुके हैं, तमाशा साहब। हम तो इस लोगों ने हमें ऐसा मालूम नहीं ये किस तरह से हमारे आगे खड़े हो जाते हैं। मैं तो पैनुली जी का, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कि एकदम इकोनॉमी के बहुत बड़े विद्वान हैं, वो बेचारे भी आज कुछ नहीं बोल पा रहे। क्या बोलेंगे, क्योंकि चलिए। इन लोगों के आगे जिस तरह से चल रहा है पीसी ये भी नहीं बोल सकते। आज हम खाली ओएनजीसी अगर ना हो इस राज्य में, ओएनजीसी हमें ऑक्सीजन दे रही है, जिस दिन उसका भी हेडक्वार्टर यहां से शिफ्ट हो जाएगा तो उत्तराखंड एक फेल स्टेट में मार्क किया जाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था। चलिए, पीसी तपलियाल जी, रतन डोभाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन डोभाल जी आपके पास आएंगे। रतन डोभाल जी, आपने बीजेपी, कांग्रेस और यूकेडी तीनों दलों के प्रमुखों को सुना, उन्होंने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री के प्रयास लगातार जारी हैं, वो खर्चों में कटौती की भी बात करते हैं और राजस्व जो घाटा है उसकी भरपाई के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्व वसूली के भी लिए वो लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जैसे कि पीसी थपलियाल जी ने कहा, केंद्र सरकार की तरफ से तो लगातार उत्तराखंड को तमाम भारी भरकम पैकेज दिए जाते हैं, लेकिन ये जो पोटली वाली बात को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कैसे उत्तराखंड की ये जो स्थितियां हैं, आर्थिक स्थितियां, ये कैसे क्यों बिगड़ रही हैं, जिम्मेदार कौन है इसका, और जो ये आर्थिक तंत्र जो इधर उधर हो रहा है उत्तराखंड का, इसका असली गुनहगार या असली वजह क्या है, जबकि मुख्यमंत्री लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता रहा हूँ कि मुझे उम्मीद थी कि राजेश्वर जी से जी कि वो कुछ हम लोगों को भी कुछ बताएंगे, क्योंकि वो इस मामले में हम सबसे, मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज्यादा जानते हैं। जी हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन आप ठीक है, वो फंसे हुए हैं तो उसमें मैं भी कुछ नहीं उनको वो कहता। लेकिन हम ये है कि उनके पास वो सारी चीजें हैं और हम इसीलिए आदर भी करते हैं उनका, जी पहले भी रहे। राजेश्वर मैं जी ये बताएंगे अभी। सब जो सुन रहा था, जी मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम 9 नवंबर को तो 25 साल में प्रवेश कर रहे हैं, 24 साल पूरे हो रहे हैं, 25 साल का राज्य हो रहा है। और इस 24 साल में चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही ज्यादा रही है, लेकिन अभी तक हमने राज्य का अपना जो राजस्व का सोर्स है, उस सोर्स क्या है, वो उसको बढ़ाने का, उसको डेवलप करने का कोई प्रयास ही अभी तक नहीं हुआ है इन 24 सालों में, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। और इसी में अभी हमारे पास 2 सोर्सेज हैं जो मोटे मोटे जो सबको दिखाई देते हैं। वो जीएसटी सब लोग कह रहे हैं, 2 बड़े सोर्स हैं। ये एक तो आबकारी है, शराब का है, और खनन का। जी अब ये इसकी व्यवस्था क्या है, ये इस राजस्व से राजनीतिक राजस्व तो बड़ा है, राजनीतिक का खजाना भरा है, जी टेबल के नीचे जो खजाना है वो भी भर रहा है, लेकिन सरकार का खजाना उतना ही खाली होता जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और प्रश्न चिन्ह भी है। इसमें आप जब ये कह रहे हैं अभी 45% राजस्व की कुल वसूली हुई, अगर राजस्व की वसूली नहीं हो रही है तो इसके लिए भी तो कोई जिम्मेदार है। और ये जुड़ता है हमारी नीतियों से कि सरकार किस नीति पर काम कर रही है। और इस नौ उदार के जमाने में जब आप सब कुछ बाजार के हवाले कर रहे हैं, लोगों की जेब में पैसा नहीं आ रहा है। मैं ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हूँ, मनरेगा का अपना गला घोट दिया है, उसका बजट लगातार केंद्र ने कम किया है, और जो मनरेगा से जो लोगों को जेब में पैसा जाता था वो बाजार में खर्च करता था, आपको राजस्व मिलता था उससे। अब वो खरीद भी कम हो रही है, आपका बाजार भरा हुआ है, माल बिक नहीं रहा है।
अभी आप ये दिवाली पे बहुत देखे गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, स्कूटर नहीं बिक रहे हैं, साइकिलें नहीं बिक रही हैं, तो उसका क्या कारण है? अर्थव्यवस्था का ये संकट ये कोई हमारे ही प्रदेश का नहीं है, ये देश का भी है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रकृति ने हमें जो बहुत सारी सौगातें दी हैं, बहुत गिफ्ट में हमें चीजें दी हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं है। हम नहीं कर सब कुछ, अभी जो कुछ आपके पास काम चल रहा है वो केंद्र के भरोसे है, केंद्र जो दे रहा है। केंद्र से आप ये जो मुख्यमंत्री है हमारे हैं धामी जी, ये तो वहां धरना देके बैठ के दिल्ली में गए, इन्होंने कहा कि खनन तो हमें तो मई जून से ही खनन करने की अनुमति दीजिए। आप क्यों उस बरसात में जा रहे हैं? अरे तब वहां धरना देके बैठ गए और अनुमति लेके आए कि हमें खनन करना है, वो करना। तो अगर इतना स्थिति है, उसके बाद आप क्यों खाली हैं? क्यों आपकी जेब में पैसा नहीं आ रहा है? अगर 45% वसूली, आप ये सीधा, अगर राजस्व वसूली नहीं हो रही है और अब आप खर्चे कटौती करने की बात कर रहे हैं, किसका खर्चे कटौती करेंगे? मेरा खर्चे की कटौती करेंगे आप, वो भी जनता में जो उसके जो कल्याणकारी कुछ काम जो चल रहे होंगे, जो पाइपलाइन में होंगे, उनको रोकेंगे आप, तब खर्चा आप रोकेंगे। जब तक आप अपनी इनकम और सोर्स नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा? आपका फॉरेस्ट का वहां से कोई राजस्व आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, और ना आप उन सवालों को हल कर पाए हैं, ऐसे समय में नहीं कर पा रहे हैं कि जबकि केंद्र में भी आप हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप हैं, उत्तराखंड में भी आप हैं, जो सोर्सेज का बंटवारा जो हमारा अभी दो निश्चित रूप से रतनमणि डोभाल जी, आपके सवालों का और पीसी थपलियाल शांति प्रसाद जी के आरोपों का हम राजेश्वर जी से जवाब लेंगे और उम्मीद करते हैं राजेश्वर जी बड़ी ईमानदारी से इसका जवाब देंगे। इस बीच उत्तराखंड निश्चित रूप से विकास के पथ पर जरूर अग्रसर हुआ है। जो अर्थ है उत्तराखंड का वो 13 गुना इन 25 सालों में बढ़ा है। लेकिन मौजूदा स्थितियों की अगर बात की जाए तो लगातार राजनीतिक तमाम चुनौतियां प्रदेश सरकार के सामने। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पहाड़ सा बोझ की। हमारे साथ हमारे जो विशेष मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश्वर जी के पास सीधे चलते हैं। राजेश्वर जी, पीसी थपलियाल जी का सीधा आरोप है और शांति प्रसाद जी का सीधा आरोप है कि सरकार जो है वो जमीन पर काम नहीं कर रही है। तमाम उन्होंने आरोप लगाया, आपने भी सुना। और रतनमणि डोभाल जी ने जो महत्वपूर्ण बात की कि जो सरकारी खर्चे की बात की जा रही है, सरकारी खर्चों में कटौती की, वो किस तरीके की कटौती की जाएगी? आय जो है वो सरकार की हो नहीं पा रही है, जो व्यय होना है वो विभागीय खर्चों की बात हो रही है, या जो जनहित से जुड़े खर्चे सरकार करने वाली है उन खर्चों में कटौती करने जा रही है? जैसा कि थपलियाल जी कह रहे हैं वैसे तो काम नहीं हुआ है, और दूसरा आप कटौती भी करने की बात कर रहे हैं। तो जी, मुझे लगता है कि शायद ये सारी डिबेट वन साइडेड लेके चल रहे हैं। अब आप समझते चलिए जी क्या है। हमने पिछले साल 100 रुपए का एस्टिमेट किया, हमने कहा इस साल हम 125 रुपए कर देंगे जी। अब हम 125 रुपए सारी जो हमारी जो बहस आ गई है, कहाँ आ गई है कि हमने 125 नहीं किया। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने 100 से 110 112 कर दिया। हमने पर कैपिटा इनकम जो थी लगभग 3 लाख रुपए पर आदमी की बना दी। नहीं, निश्चित रूप से इसमें आपकी हमारा जो बजट एस्टिमेट है, जो बजट एस्टिमेट है, हम जो पिछले बार के रेवेन्यू हमने कलेक्शन का करा कि हम 16-17% एक्स्ट्रा कलेक्शन करेंगे, उसमें से हमें कुछ कर, इसका ये मतलब नहीं कि हमने पिछली बार से खत्म कर दिया। रतनमणि का जी जो बोलते कहना है कि हमारे खर्चों से नहीं हो रही है सरकार के, उन्होंने बड़े क्लियर कट का है जो खर्चे रोके जा सकते हैं। कौन से खर्चे? जो सरकारी खर्चे होटलों में होते थे उसको गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए, जो सरकारी खर्चे दूसरी जगह पे होते थे उनको करा जाए, जो उल्टे सीधे जो खर्चे और दूसरी जगह पर स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या ब्लॉक स्तर पे जो खर्चे होते थे, जो खर्चे आप उस जगह पे करते थे जहां पर करने की जरूरत नहीं है, उनको कम से कम खर्चा किया जाए। तो आप खर्चा कम करने की बात कर रहे हैं। जहां तक आप रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट पिछली बार से बढ़ी है
और एक बात आप जो अभी बार बार कह रहे हैं कि जी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे जीएसटी के पैसे नहीं दे रही, ये नहीं दे रही, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से उतनी इन्फॉर्मेशन उसके पास पूरी नहीं। जो रूल है, देखिए जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल में ऐसा कोई नहीं कि केंद्र सरकार क्या निर्णय करेगी। जीएसटी काउंसिल में बकायदे डिवीजन होता है, वो पैसे आते हैं, वो स्टेट को पैसे जाते हैं। तो ये जो बात कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट करें, क्योंकि कुछ कहना है, विरोधी पार्टी में है तो कुछ ना कुछ कहना है वाली बात ज्यादा होती है। दूसरा राजेश्वर जी, स्टेट कलेक्शन की अगर बात की जाए महज 45% स्टेट कलेक्शन हुआ है अगर जीएसटी छोड़ भी दी जाए। आप समझिए जी, कलेक्शन ऑफ द एस्टीमेट हमने पिछली बार से ज्यादा कलेक्शन किया है, ऐसा नहीं कि हमने पिछली बार से कलेक्शन कम किया। हमारे हम इंक्रीमेंटल पे, हम अभी कोई प्रॉब्लम एरिया में नहीं है। हम जो एस्टिमेट कर रहे थे कि हमारी स्थिति, जब मैं हूं, मान लीजिए मैं एक नौकरी करता हूं, मैं 100 रुपए आज की तनख्वाह पाता हूं, मैंने एस्टिमेट किया कि मैं अगली बार 150 पाऊंगा, मैं 150 की जगह 125 पा रहा हूं। इसका मतलब नहीं कि मेरी स्थिति खराब हो गई है, मेरी स्थिति पहले से सुधरी है। तो आप स्थिति सुधरी है कि नहीं सुधरी, और मैं अपने खर्चे कुछ कम करके किसी ढंग से उन चीजों को बराबर लाना चाहता हूँ। तो आप सरकार की किसी भी नियत में कोई काम करने के धर्म में आप नहीं कह सकते। जो थपलियाल जी का कहना है कि पोटली पहुंचाई जाती है, ये सब गॉसिप स्टैंड में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसका कोई स्टैंड नहीं होता। वो कहने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत सा लगता है, तो कहते रहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कहते रहिए, लेकिन वो बातें अन्यथा हैं, गलत हैं, और वो किसी भी बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी रिसोर्सेज से। अब आ जाइए खनन की बात करिए। खनन की बात पर भी अगर आप कहते हैं तो रेवेन्यू पिछली बार से खनन में भी बढ़ा है, और खनन में रेवेन्यू के लिए इस बार एक तरीके की अच्छी सी पॉलिसी लाई गई है, जिस पॉलिसी के तहत खनन का रेवेन्यू और बढ़ेगा। अब तीसरी बात ये कह रहे थे कि इन्वेस्टर समिट हुई, उन्होंने बड़ा तरीके से बोला इन्वेस्टर समिट, उसके पैसे कहाँ गए? अरे इन्वेस्टर समिट के पैसे रेवेन्यू मॉडल में जमीन पे लगते हैं, तभी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, और धीरे धीरे बढ़ती है। मान लीजिए टाटा ने कहा था, या किसी और ग्रुप ने कहा कि हम एक होटल बनाएंगे 5 स्टार होटल बनाने के लिए 5 साल चाहिए होते हैं। जो पहले पैसे लगेंगे, रेवेन्यू हाथ के हाथ थोड़ी आती है, तो आने में टाइम लगता है, उसका रेवेन्यू जनरेशन, उसकी चीजें होती है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात, जब माननीय अपने मुख्यमंत्री की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने कहा कि हब बनाएंगे। एक टाइप हब क्या है, जैसे चाइना एक मॉडल में भी है, चाइना मॉडल में क्या है, एक जगह पे बटन बनते हैं, तो उसका क्या होता है, वो एक पता है वहाँ स्पेशलाइजेशन हो गया, उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, उसकी चीजें कम है। तो जो हब बनाने की बात, वो सब टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। तो इन्वेस्टर समिति के हिसाब से जो पैसे आने थे और वास्तव में जो धरातल पे आने थे, चलिए जवाब ले लेते हैं। हद तक चीजें हुई है जी, तो आप ये नहीं कह सकते हुई नहीं है। आप स्टैटिकल डाटा लेके आइए ना, ये डाटा था, ये डाटा मैच नहीं कर रहा, या टाटा ने ये कहा था, या बिरला ने कहा था, या अडानी ने कहा था, निश्चित रूप से जिंदल ने कहा था, और ये काम नहीं हुआ, तब तो हम बात समझे। लेकिन एक्चुअल में कहा था और कर भी रहे हैं। चलिए, अगर हम पानी पहुंचा रहे हैं तो सब में टाइम लगता है, और सब चीजों को होता है। रेवेन्यू हमारी बढ़ी है, और ये भी मान के चलिए कि रेवेन्यू कहीं से कम नहीं हो रही है। हमसे बड़ी अपेक्षाएं थी, लोगों को लगता था कि मैं आपकी सबकी बातें एक बार सुनना चाहता था कि आप क्या बोलना चाहते हैं, जिसका मैं आपको प्रॉपर जवाब दे सकूं। और प्रॉपर जवाब यही है कि हमारी स्थिति अच्छी हो रही है, हमें डिपेंडेंसी कम करनी है। चलिए, निश्चित रूप से गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड जो है अभी भी सरकार के ऊपर डिपेंडेंट न रहे, धीरे धीरे वो डिपेंडेंसी आप सेल्फ उस पर लाई जाएगी। आप सेल्फ उस पर बनिए कि आप खुद के मालिक खुद हो, ओनरशिप कॉन्सेप्ट आए, जिससे आप अच्छा कंट्रीब्यूट अपने प्रति भी कर सके। चलिए ठीक है राजेश्वर जी, जवाब ले लेते हैं। राजेश्वर जी शांति प्रसाद जी से जवाब लेते हैं। शांति प्रसाद जी, आपने पूरी बात, पूरा उत्तर सुना। राजेश्वर जी ने जो जवाब दिया, राजेश्वर जी का साफ तौर पर कहना है कि हमारी आशाएं ज़्यादा हैं। अब पिछली बार जो हमने टारगेट सेट किया था, इस बार और ज़्यादा टारगेट, हम अपना रिकॉर्ड हर बार तोड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने निवेश को लेके कही, तो निवेश अभी जमीन पर उतरेगा, उसके बाद रेवेन्यू आएगा। तमाम उन्होंने चीज़ों को क्लियर किया। हर साल जो बजट आता है, बजट का आकार बढ़ रहा है, 13 गुना राज्य का जो आर्थिक तंत्र है वो अब से 25 सालों में लगभग 13 गुना बढ़ा है। तो क्या लगता है, सही ट्रैक पर सरकार जा रही है, आप लोग सिर्फ माहौल बना रहे हैं? देखिए मानस जी, पैनोली जी ने जो बात कही है, मैं उदाहरण के रूप में समझा देता हूं। 10 साल पहले मोदी सरकार ने स्कीम लॉन्च की थी, मेक इन इंडिया स्कीम जी। जो स्कीम इसलिए फ्लॉप हुई कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इन्होंने कहा था, वो बढ़ी नहीं। बुनियादी ढांचे में भारी कमी रही, अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाले फैसले लिए गए, जैसे अनियंत्रित जीएसटी और नोटबंदी। टेक्नोलॉजी की कमी रही है, और भारत में विदेशों से निवेश नहीं आया है, ये एक बड़ी कमी रही है। आप उत्तराखंड के ही परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए, मोदी सरकार के ही 2017 के एक फैसले का मैं जिक्र कर रहा हूं,
जिसमें उन्होंने औद्योगिक विकास स्कीम के तहत उत्तराखंड को और हिमाचल को जो पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान दिया था, उस अनुदान के तहत उस अनुदान उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि जो औद्योगिक इकाइयां हैं उसमें 620 औद्योगिक इकाइयां उत्तराखंड की बंद हो रही हैं और 250 इकाइयां हरिद्वार में ही बंद हो गई। ये मैं उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूं। और सरकार जो अब राजकोषीय घाटे को भरपाई की बात कर रही है वो अनुदान से कर रही है, और अनुदान भी लगभग खत्म होने जा रहा है। ये इनकी हकीकत है। आप देख लीजिए, मैं उदाहरण के रूप में हमारे 11 जिले हैं। अल्मोड़ा में 29 इकाइयां, चमोली में 1, चंपावत में 3, देहरादून में 95, पौड़ी में 34, हरिद्वार में 251, नैनीताल में 37, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 24, उधम सिंह नगर में 134, उत्तरकाशी में 3 औद्योगिक इकाइयां बंदी की कगार पर हैं। और वहीं में अपनी सरकार, हरीश रावत जी की जब सरकार थी, उसका उदाहरण दे रहा हूं, मात्र 3 साल की सरकार थी, 32,000 सरकारी पदों पर हमने लोगों को भर्ती किया है। उसमें पुलिसकर्मी हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, लेक्चर हैं, नर्सिंग भर्ती है, वन दरोगा है, महिला कांस्टेबल है, पटवारी भर्ती है, ये सब हम लोगों ने करके दिया है। और अभी सरकार खुद कह रही है इतने सारे पद खाली है, उन्हें नहीं भर रहे हैं। तो एक तरफ तो बेरोजगारी है, एक तरफ सरकार की नीयत है, और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम कटौती करेंगे। मुझे तो कहीं नहीं लगता कि सरकार के जो अपने खर्चे हैं उनमें कहीं कटौती हो रही है, बल्कि इनके मंत्री पर तो आय से अधिक संपत्ति का मामला है। ये तो साफ उदाहरण है कि मंत्री मालो माल बन रहे हैं। शांति प्रसाद जी, अगर मुख्यमंत्री जो अनावश्यक व्यय हो रहे हैं, विभागीय खर्चों में अगर कटौती की बात कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है भाई? उनके जो विभागीय खर्चों में कटौती वो कर रहे हैं, वो तो जनता के हित में फैसला ले रहे हैं, इसमें कौन सी बुराई है? ये नहीं कहा कि वो गलत बात है, वो अच्छी बात है, उसका स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखानी, ये तो लेट हो गया ना, बहुत ज्यादा देर से लिया गया, बहुत देर से लिया गया फैसला है, क्योंकि सरकार के पास आने वाला समय केवल और केवल चुनाव का समय है। आप देख लीजिए, निकाय चुनाव होने, पंचायत चुनाव होने, छात्र संघ के ये चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, केदारनाथ जी का उपचुनाव चल रहे हैं, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी हो जाएगी। तो ये सरकार के पास समय नहीं बचा है। आने वाला समय केवल चुनावी समय है, और ये केवल चुनाव ही समय के चक्कर में ये सब सरकार कर रही है। अनावश्यक जो घोषणाएं अभी इन्होंने केदारनाथ में की वो पूरी होने वाली नहीं है। तो सरकार दिशाहीन सी मुझे नजर आती है। चलिए शांति प्रसाद जी, अगर सरकार को आप जागरूक कर रहे हैं और इस वजह सवाल उठा रहे हैं तो आपका वेलकम है। लेकिन मेक इन इंडिया की अगर बात करें, मेक इन इंडिया फेल हो रहा है। मेक इन इंडिया से तो अरबों खरबों का निवेश भारत में आ रहा है। कई बड़ी कंपनियां हैं जो मेक इन इंडिया के थ्रू आके भारत में अब निवेश कर रही हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं। आप एप्पल की बात कर लें, एयरबस अभी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रही है। तो मेक इन इंडिया फेल हुई है, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये खैर आपका विचार हो सकता है। पीसी थपलियाल जी के पास हम आएंगे। पीसी थपलियाल जी, आपने शांति प्रसाद जी को भी सुना और राजेश्वर जी को भी सुना। लगातार राजेश्वर जी कह रहे हैं कि हमारा जो है अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है। उत्तराखंड जो 25 वर्षों का हुआ है, 13 गुना उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी है। हर वर्ष जो हम बजट लेके आते हैं उसका आकार बढ़ा है। तमाम जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उत्तराखंड में वो पूरी हुई हैं। तो आर्थिक संकट की खैर कोई बात नहीं है। फिर लगातार सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार की आर्थिक नीति खराब है। हालांकि आय व्यय की अगर बात की जाए तो वो उन आंकड़ों में हम नहीं आना चाह रहे। थपलियाल जी मतलब आप ही देखिए कि हर कोई बच्चा भी जानता है कि इस राज्य पे 1 लाख करोड़ रुपए का लोन हो चुका है। ये मेरे ख्याल से पैदल जी भी जानते होंगे। वो तो हर स्टेट पे, अब पंजाब की स्थिति, कर्नाटक पे अगर हम जाएंगे तो कर्नाटक के अभी क्या हालत है? बच्चे को मालूम है जी कि पहाड़ खाली हो चुका है। बच्चे को मालूम है कि पहाड़ के अंदर जो शिक्षा स्वास्थ्य है वो भूख के बल गिर चुकी। बच्चे को मालूम है कि जो पहाड़ के युवाओं का एक सपना होता था फौज, उस पर इन्होंने ग्रहण लगा दिया और ठेके में जवान खड़े कर दिए। ये इनका कार्यक्रम, इनकी जो भवा गुब्बारा फुला के लोगों को मूर्ख बनाने की आदत है, उससे हम बहुत दुखी हैं। इनको मालूम नहीं, बद्रीनाथ केदारनाथ भी माफ नहीं करेगा कि किस तरह से ये जनता खुलेआम झूठ बोलकर यहां पे हमको प्रकलाते हैं जनता को। आप जमीन पे देखिए ना, आप देखिए कि आज सबसे ज्यादा खर्चालू इस राज्य का मुख्यमंत्री है, जिस आदमी ने हजारों करोड़ रुपए
केवल केवल अपने प्रचार प्रसार पे लगा दिए। देखिए ना, उसने बम्बई में कहां आते ही कहां नहीं दिए थे एडवर्टाइजमेंट, आप देखिए ना, लोग चिल्ला रहे हैं कितना ज्यादा प्रचार प्रसार में खर्च किया गया। आप देखिए यहाँ पे यूसीसी क्या उत्तराखंड के कंधों में एक्स्ट्रा बोझ नहीं है? क्या यूसीसी उत्तराखंड का काम था बनाना? क्या उत्तराखंड की सरकार का काम था ये मझारे तोड़ना? जब इनको अपनी खाल बचानी होती है, अपना मुंह बचाना होता है, तो ये थूक जिहाद, मुख्यमंत्री का एक नया इन्वेस्टिगेशन, पूरा देश ने जाना कि ये थूक जिहाद भी होता है, और छाती फोड़कर केदारनाथ में बोल रहा है। हमें शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री में कि जब हम ट्रेनों में जा रहे हैं, बस अड्डों में जा रहे हैं, जनता आज सहमी हो रही है कि हम चाय पीसी पिए कि न तपलियाल पिए। जी, तो यूसीसी ऐसा के मुद्दे व्यक्ति- के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी मुद्दे के साथ जनता के बीच में गए थे और जनता ने उसी मुद्दे के साथ उनको आशीर्वाद दिया, तो वो यूसीसी लागू कर रहे हैं। आप जनता को क्यों नहीं समझा पाए? भाई इतनी समस्या है, जनता को इतनी दिक्कत, इतनी समस्या, आपकी बात नहीं समझ रही जनता क्या? देखिए, पूरा प्रचार तंत्र इनके हाथ में है साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं अभी बोला कि प्रचार तंत्र में इन्होंने अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिया है, तो सभी जानते हैं इस बात को। इस बात को कौन नहीं जानता कि आज मुख्यमंत्री ने अपने को बचाने के लिए केवल मानस खंडमाला, हमारा ये पुल जो सिंगताली पुल है, उसका भी गढ़वाल में निर्माण नहीं कर पाया, जिसके लिए बस कैसा व्यक्ति है, हमें चाहिए रिजल्ट, या हमें जमीन में दिखना चाहिए ना। आज सिंगताली पुल के लिए हम खुद वहां पे हमने चक्का जाम किया था, माननीय पांकी जी वहां पे गए थे, करामानी चाहिए इनको। इन्होंने वादा किया था इनके अध्यक्ष ने कि सिंगताल छोटा सा डिमांड इस गढ़वाल की, ये देखिए नहीं फुलफिल कर पा रहे। क्या करेंगे ये जो बोल रहे हैं कि हम बहुत संपन्न हैं, हमने इतनी कमाई कर ली, उतनी कमाई कर ली। धिक्कार है इनकी कमाई को और धिक्कार है इनके इस झूठेपन को। हम बहुत ही मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल उस बद्री केदार को पुकार सकते हैं कि हे बद्रीनाथ, तुमने इनको वहां हरा दिया, अब इनको केदारनाथ में भी हराना, जिससे ये मुंह दिखाने लायक न रह जाए। ये कर क्या रहे हैं हमारे राज्य के लिए? गढ़वाल को खत्म कर दिया इन्होंने, खत्म। बात करें विकास की। चलिए पीसी तपलियाल जी, पीसी तपलियाल जी आपकी बात आ गई। पीसी तपलियाल जी, ये जो समस्याएं आप बता रहे हैं, ये जनता आपकी बात नहीं समझ पा रही। आप जब चुनाव में जाते हैं तो जनता आपकी बातों को सुनती नहीं है, कोई भी प्रतिनिधि आपका चुन के नहीं भेजती है। वो आप जनता की अदालत में आप अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं शायद। हालांकि आप विपक्ष में हैं, तमाम ये जो मुद्दे हैं इनको उठाना और सवाल करना आपका फर्ज है। रतनमणि डोभाल जी के पास आते हैं। रतनमणि डोभाल जी, क्या ये सच नहीं है कि जो सरकार प्रयास कर रही है वो प्रयास सराहनीय है, नहीं है? लोग जो सवाल तमाम उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री की अगर मंशा की अगर बात की जाए, उन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। लगातार उनके द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से भी जो प्रदेश के लिए हो सकता है वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था का आकार अगर है वो लगातार वो उत्तराखंड का बढ़ रहा है। लगातार जो हर वर्ष जो बजट आता है उसका भी आकार हर वर्ष बढ़ रहा है। तो लगातार उत्तराखंड प्रगति की ओर बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पहाड़ जैसी समस्याएं भी उत्तराखंड में हैं, तो उन सभी समस्याओं को जादू की तरह खत्म कर देना ये भी नहीं हो सकता है। तो जो सरकार कर रही है उसके प्रयास को कैसे देखते हैं आप? देखिए माना जी, सरकार तो प्रयास कर रही है, उसमें मेरा देखने का, आपका देखने का सवाल नहीं है। सवाल जो वही है, अगर अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ हो रही है, बढ़ रही है, तो फिर ये संकट की बात क्यों हम कर रहे हैं? फिर तो उसी पर हम चर्चा करें। ये दोनों बातें नहीं चल सकती एक साथ। कि एक तरफ आप दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरी ये कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था सुधर रही है। नहीं, ये तो राजेश्वर जी बात कह रहे हैं। राजेश्वर जी नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। हम तो उनसे और कुछ भी सुनना चाह रहे थे, लेकिन वो सुना नहीं रहे हमको। फिर भी लेकिन ये दोनों प्रयास किया जाता है, सरकार है तो प्रयास करेगी। सवाल ये है कि यहाँ पर नीतियां भी होती हैं कुछ जी। वो जब तक आप नीति के रूप में कहाँ से राजस्व आएगा, कहाँ से बढ़ेगा, वो ठीक बताया आपने। आप एक तरफ ये बताया कि ना, अगर आप खर्चे कम कर रहे हैं तो ये विधायकों को जो अभी आपने गैरसैंण में पैसे बढ़ा के आए हो,
उसको कम कर रहे हो क्या? जी। पुरानी स्थिति में लाओगे जी तब तो आपका कुछ बचेगा। आपका मैं वो फिर उसी पे आ रहा हूँ कि राजनीतिक राजस्व तो आपका बढ़ रहा है। मेरे पास एडीआर की ये सारी रिपोर्ट है, 70 के 70 जो हमारे विधायक हैं, जो मंत्री हैं, सबके अकाउंट में एक एक करके उनके नाम से बढ़ा दूं कि उनको 5-5 साल में कितनी उनकी आय बढ़ रही है। करोड़ों में बढ़ रही है, लाखों में नहीं है ये, करोड़ों में। और राजेश्वर जी बहुत अच्छी तरह से उसको जानते हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाह रहा हूँ। ये चीजों पर कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा सरकार को। और ये सरकार अगर जब प्रचंड बहुमत की सरकार है, अगर उसकी इच्छा सही है, उसकी नीति या नियत सही है, नीति भले वो नियत अगर सही है तो वो इस पर अंकुश लगा सकती है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि इतनी मजबूत सरकार होने के बाद भी हम जहां हमें खड़ा होना चाहिए था, जो हम खड़े थे, वो भी घुटनों के बल आने की स्थिति हमारी हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ? इस पर तो मंथन होना चाहिए, आर्थिक रूप से होना चाहिए। भाई, जब आर्थिक रूप से हम बढ़ रहे हैं तो खर्चों में कटौती की नौबत क्यों आई है डोभाल जी? अब ये सही है, अब कहां से आप आएगा? आपने तमाम हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, अभी ओएनजीसी की बात आ रही थी, पहली बार ऐसे हुआ है ओएनजीसी के उसमें, हमारे उसमें जब से हम जानते हैं, थोड़ा बहुत हमने सीखा है सड़कों पे, कि पहली बार ओएनजीसी घाटे में जो तेल निकाल रही है, वो कंपनी घाटे में जा रही है, और जो तेल बेच रहा है वो मालामाल हो रहा है। जी जी, ये इसका देखे ना आप कैसे चलेंगे। आपने कितना शराब में कितनी कमाई कर ली है, तो वो कहाँ जा रहा है राजस्व? खनन में आप कह रहे हैं कि हम 100 करोड़ तो यहीं से आप हरिद्वार से ही ले जा रहे हो, तो कहाँ है वो राजस्व? जी, फिर आपका खजाना क्यों खाली हो रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका राजनीतिक खजाना भर रहा है, आपके टेबल के नीचे जो खजाना है वो भर रहा है। चलिए, इसलिए सरकार का जो हमारा खजाना है, सरकार का खजाना मतलब मेरा खजाना है, जी, जनता का खजाना है, बिल्कुल, वो खाली हो रहा है। वो उसके पीछे ये कारण है, इसके लिए नीतियां राजेश्वर जी से जवाब ले लेते हैं। राजेश्वर जी, डबल इंजन की सरकार है आपकी। डोभाल जी ने साफ तौर पर कहा कि नेताओं की जो जेब है, आय बढ़ रही है, लोगों की जो है वो क्रय शक्ति घटती जा रही है। जिस प्रदेश से खनन हो रहा है वो प्रदेश कंगाल होता जा रहा है, साफ तौर पर उन्होंने कहा, और जो खनन कर रहे हैं वो माला माल होते जा रहे हैं। तो लोगों की क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी? और डबल इंजन की सरकार है, लगातार तमाम तरीके का विकास हो रहा है, फिर ये खर्चों में कटौती और जो वसूली नहीं हो पा रही है, ये स्थितियां क्यों फिर ऐसी आ रही हैं? खर्चों में कटौती करनी क्यों पड़ रही है? और लगातार जो मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन अफसर क्यों नहीं कर रहे हैं? 45% ही अभी तक वसूली हो पाई है। लोगों की क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी प्रदेश में? एक दो सेकंड ये ले रहा हूं आपका, जी डोभाल जी, के लिए जी डोभाल जी। इसके साथ में हमने एक पक्ष ये छोड़ दिया, जो ये हमारा राज्य सेक्टर और जिला सेक्टर में जो बजट है विभागों का, उसकी स्थिति देखो, वो खर्च क्यों नहीं हो रहा भाई? जी, जो जवाब ले लेते हैं। तो ये सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है? डोभाल जी, वो क्यों जवाब ले लेते हैं। राजेश्वर जी, आपने डोभाल जी को सुना, जवाब दे दीजिए। देखिए, 2-3 चीजों को सुना। एक तो हमने माननीय भट्ट जी को भी बड़े अच्छी तरह सुना। भट्ट जी ने बड़े तरीके से समझाया कि जी इतनी इंडस्ट्री थी, इतनी इंडस्ट्री बंद हो गई, लेकिन उन्होंने आधा सत्य बताया। ये नहीं बता दीजिए कि वो जो इंडस्ट्री जो जिनको फंड नहीं मिल रहा है, क्या वो कानूनी रूप से या जो तरीके से जो उसकी पूरी व्यवस्था कर पाए थे, क्योंकि वो फेल हुए अपनी कंप्लायंसेस करने में उनकी। अब आप ऐसा तो नहीं ना कि मैंने कहा कि मैं बजट दे दूंगा, डोभाल जी आप मकान बनाओ, मैं आपको बजट दे दूंगा। डोभाल जी ने मकान तो बनाया नहीं, बजट लेने आ गए, जो मेरे पास जो 2 करोड़ रुपए थे वो दे जाओ मेरे को। तो यो वाली हालत है उन इंडस्ट्रियों की कि उसमें जो कंप्लायंसेज है वो इंडस्ट्री कंप्लायंसेज नहीं की, इसलिए वो पैसे नहीं मिले। तो आधा सत्य जो है बोल रहे हैं। अब हम दूसरा सत्य, आधा सत्य से लेते हैं। कोई मंत्री जी के ऊपर भी बार बार आरोप लगा रहे हैं, वो भी अर्ध सत्य है। वो भी किसी विकास जी के उस पर लगा था, क्या लगा था, जिसका कोई ना कहते ना जिसकी ना कोई खाता है ना भैया कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस इल्जाम 100 बार एक ही झूठ को बोल करके। नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है, 8 तारीख कोई कोर्ट का नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किसी कोर्ट का कोई कुछ नहीं है। नहीं, कोर्ट का ऑर्डर सर, कोई ऑर्डर नहीं। आप ऑर्डर निकाल लीजिएगा। चले राजेश्वर जी, डोभाल जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। राजेश्वर जी, डोभाल जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। लोगों की क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी? नेताओं की जेबें जो हो वो भारी होती चली जा रही हैं, आम जन की हल्की होती चली जा रही हैं।
प्रदेश जो है वो अगर आर्थिक रूप से माला माल हो रहा है, फिर ऐसी स्थितियां चर्चा करने हम लोग क्यों बैठे हैं? ये कैसे चीजें सही होंगी? ये बार बार आता है कि नेताओं के माला माल होते चल रहे हैं नेताओं, तो उसपे भी कहीं ना कहीं से अब धीरे धीरे जो केंद्र से लेके राज्य सरकार तक एक स्ट्रीमलाइन कर रही है कि उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है जिसको बहुत से लोगों को नहीं पता है। जो कंपैरिजन शुरू हो रहा है कि कैसे वो कंपैरिजन होगा, पहले क्या था, अब क्या रेवेन्यू, अब कितने रेवेन्यू हुआ और कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई। ये सिर्फ नेताओं की बात नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की भी बात है। तो उसपे कहीं ना कहीं अब चेक बैलेंस से धीरे धीरे लग रहे हो, टाइम लगता है। आप ऑल ऑफ सडन कोई चीज कर दी तो आप मशीनरी तो नहीं बंद कर दीजिएगा, आपकी एक मशीनरी है, आप मशीनरी को चलाते हुए रहिएगा, साथ साथ उसके करेक्टिव एक्शन भी लेते चलेगा। करेक्टिव एक्शन भी साथ साथ लेने की कुछ। तीसरी बात जो बार बार कहते हैं कि जो एमएलए फंड के मित्त व्यय, हम बार बार कहते हैं खर्चों में कटौती नहीं, मित्त व्ययता मतलब का मतलब ये नहीं होता कि खर्चों में कटौती। मित्त व्ययता का मतलब होता है कि खर्चे जो जरूरी हो वो किए जाए, जो जरूरी है और जो रिजनेबल चीजें वो की जाए। उसका मतलब नहीं कि कटौती और मित्त व्ययता में थोड़ी सी मुझे लगता है टेक्निकली फर्क है, फिर भी चलिए हम आपकी बात मान के चलते हैं। तीसरी जो एमएलए फंड की आप बात करते हैं, एमएलए फंड को एमएलए को जो चाहिए होता है या एमएलए की जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं उसके भी अपने अपने कारण हैं, क्योंकि एमएलए को कहीं ना कहीं अब जो पहाड़ों की और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो ट्रेवल टाइम और इन सब चीजों में एमएलए की काफी दिन से डिमांड थी। और ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी ने, कांग्रेस ने भी कभी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि जो हमारे क्यों, क्योंकि सबको ये पता है कि उनके खर्चे वास्तव में बढ़ते हैं। उन्हें अपने जो वोटर या अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं से उनको साथ उनके पास जाना आना, उनके साथ मिलना जुलना, उस सब पे खर्चे होते हैं। उन खर्चों को कहीं ना कहीं से मीट आउट करना है। और एक डिबेट में तो बताने लगे कि उनके तो बहुत से इनकम के साधन है, मतलब वो कहना ये चाहते हैं कि आप इलीगल काम करें एमएलए और उससे खर्चे चलाएं। तो मेरा ये मतलब है कि आप खर्चे जो तरीका है उसका ये कि आप उनकी इनकम इलीगल काम करने के लिए किसी एमएलए को, किसी विधायक को, किसी रिप्रेजेंटेटिव को न बढ़ाएं, उनको लीगल काम करने के लिए उतने पैसे दें जिनसे उनके लीगल ऑब्लिगेशन, उनके प्रैक्टिकल ऑब्लिगेशन, जो सोशल ऑब्लिगेशन, जो एज एमएलए, एज विधायक, एज ए क्षेत्र पंचायत, एज ए जिला पंचायत पूरी करने के लिए जरूरी हो। हम एज इकोनॉमिक्स मानते हैं कि जब तक आप उसको मीट आउट नहीं करोगे तो फिर उसके रिसोर्सेज दूसरे निकलते हैं। तो आप रिसोर्सेज एक जगह से साइड में करिए, दूसरे रिसोर्सेज को उसको मैच कीजिए। चलिए राजेश्वर जी, आपने अपने विधायकों को, शांति प्रसाद जी के विधायकों के बढ़ा दिए, तो आप लोग इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन पीसी थपलियाल जी तो बोलेंगे। वो मुख्य धारा में नहीं है अभी तक, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। डोभाल जी भी मुख्य धारा में नहीं है, तो भाई वो तो सवाल करेंगे ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और इस विशेष चर्चा में आप जुड़े। फिलहाल इस अहम चर्चा में आप सबका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ देवभूमि के दंगल में। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।